चलो मूव करें नेक्स्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इंडेमिटी एंड गारंटी। आज देखने वाले क्या, बेलमेंट एंड प्लेज। ओके, तैयार सभी लोग? तो बात कर रहे किसकी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। गाइस ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इसमें 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की। जो सबको पता है डिलीवरी मतलब क्या होता है, फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए, राइट। मतलब मेरे पास से गुड्स अगर मैंने आपको दे दिया, फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, डिलीवरी होना चाहिए। तो बेलमेंट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, डिलीवरी होना चाहिए। ओके, ये डिलीवरी कोई ना कोई पर्पस के लिए होना चाहिए। मोस्टली अगर पर्पस की हम बात करें बेलमेंट में, तो या तो गुड्स पे कुछ वर्क करने के लिए, हेलो, या गुड्स को हायर पे देने के लिए, यानी रेंट पे देने के लिए, यानी गुड्स पे कुछ वर्क करने के लिए, गुड्स को ठीक है हायर पे देने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ पर्पस होता है, राइट। तो डिलीवरी होना चाहिए, कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे ही पर्पस अनकम्प्लीट हो जाए, गुड्स क्या हो जाना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है, या तो रिटर्न या फिर डिस्पोज ऑफ, जैसा पार्टी बोलती है वैसा। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट में तीनों कंडीशन, तीनों एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या क्या, नंबर 1 डिलीवरी, नंबर 2 पर्पस, एंड वंस पर्पस इज अकम्प्लिश, गुड्स क्या होना चाहिए, रिटर्न होने चाहिए। अगर तीनों भी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोलेंगे क्या है, बेलमेंट है। ओके एवरीवन, ठीक है। बेलमेंट में 2 पार्टी होती है, जो गुड्स दे रहा है उसे बोलते हैं बेलर। ओके, पर्सन हु डिलीवर्स द गुड इज कॉल्ड एज बेलर, एंड जिसको गुड्स डिलीवर किया है उसे क्या बोलते हैं, बेली। ओके एवरीवन, आगे बढ़े। एग्जांपल देखो, वेयर एक्स डिलीवर्स हिज कार फॉर रिपेयर टू वाई। ठीक है, तो एक्स हो गया आपका बेलर। ओके, कार डिलीवर कर दिया रिपेयर करने के लिए, यानी पर्पस क्या है, रिपेयरिंग, एंड ऑब्वियसली एक बार रिपेयरिंग खत्म हो जाएंगी, गुड्स क्या हो जाएंगे, रिटर्न। नंबर 2, एक्स डिलीवर्स अ पीस ऑफ क्लॉथ टू वाई अ टेलर टू बी स्टिच, यानी कुछ वर्क करने के लिए उस पर, राइट एवरीवन। ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आगे बढ़े। ठीक है, इसमें से कुछ भी ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। महेश, मैं यहाँ पे YouTube, दिस इज माई पेड फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, आई डोंट कमेंट ऑन YouTube ऑन दिस बैचेस, नाइदर ऑन द ग्रुप। ठीक है, YouTube इज अ फ्री रिविजन बैच। ठीक है, फ्री रिविजन बैचेस जो भी फ्री रिविजन सेशंस है, फ्री रिविजन सेशंस, ठीक है, कम सेकंड टू ए पेड बैच। ओके, जहां पे कुछ भी कम ज्यादा होगा सैक्रिफाइस वो करेगी, ये बैच नहीं करेगा। ओके, यूट्यूब पे मुझे पूछना भी मत, नॉर्मली मेरे नॉर्मल क्लासेस में। ओके एवरीवन, दिस इज अ पेड बैच। पेड बैच में सारे सेशंस लिए हुए, सारे सेशंस अवेलेबल है, सबको व्यूज भी दिए हुए 30 नवंबर तक। ठीक है, यूट्यूब की बातें मत करो जरा, आगे बढ़े गाइस। नाउ नेक्स्ट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, ये ऊपर जितना भी पढ़ा उसमें से कुछ भी क्वेश्चन लायक नहीं है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ू। नेक्स्ट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होगा, इंप्लाइड होगा, मैटर नहीं कर रहा, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। क्या बोलता है, बेलमेंट पे भी कंसिडरेशन कंपलसरी नहीं है। पिछले कॉन्ट्रैक्ट में हमने इंडेमिटी एंड गारंटी में देखा था, गारंटी में भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, याद आया कुछ। ठीक है, जो आप बोल रहे थे प्रिंसिपल डेटर को जितना कंसिडरेशन मिल रहा है उतना सफिशिएंट है। अगर गारंटर को अलग से कंसिडरेशन नहीं भी मिला तो चलेगा, राइट एवरीबॉडी। यहां पे भी कंसिडरेशन कंपलसरी नहीं है, मतलब बिल्डर को अगर कंसिडरेशन नहीं भी मिला तो भी चलेगा। ओके, याद रखना बेलमेंट हमेशा मूवेबल गुड्स का होता है। इमूवेबल गुड्स पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल, राइट। डिलीवरी मतलब, ठीक है, बात कर चुके हैं ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। पर्पस ऑफ डिलीवरी हमने देखा है, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, राइट। पर्पस अकम्प्लिश होने के बाद गुड्स क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, राइट एवरीवन। ठीक है, उसमें ये पॉइंट जो है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आ सकता है, देखना क्या बोलता है। डिपॉजिट ऑफ मनी इन बैंक इज नॉट अ बेलमेंट। देखना आप सभी को, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बेलमेंट नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस है, आई टेल यू व्हाई। नंबर 1, मनी डजंट कम इन द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट गाइस। ठीक है, तो वैसे ही बेलमेंट नहीं होगा। नंबर 2, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो जो नोट आपने दिया क्या वही नोट आपको वापस मिलती है?
ठीक है, आप एटीएम से पैसा निकालोगे, कभी विड्रॉ भी करोगे तो वही नोट वापस मिलेगा आपको? नहीं। ठीक है, इसलिए वो बेलमेंट नहीं है। आगे बढ़ेगा इस। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे पोजीशन की। हमने बोला कि भाई पोजीशन ट्रांसफर होना कंपलसरी है। क्या हमने बोला? ओनरशिप ट्रांसफर होना कंपलसरी है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होना कंपलसरी हो जाएगा तो फिर वो सेल्स ऑफ गुड्स एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? यहां ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहां पे क्या ट्रांसफर हो रहा है? पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। ओके एवरीवन, देखो इसमें प्रॉब्लम, मेरा पर्सन इज इन कस्टडी विदाउट पोजीशन, ही डज नॉट बिकम बेली। यानी भले गुड्स आपके पास पड़े होंगे बट आपको राइट ही नहीं है उससे कुछ भी कम ज्यादा करने का, तो मतलब आपको पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो, आपको सिर्फ क्या हो? मियर कस्टडी ट्रांसफर हो गया। आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है, आप पार्किंग लॉट मेंटेन करते हो। हेलो, मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी बट चाबी मेरे ही पास है, तो क्या मैंने आपको पोजीशन ट्रांसफर किया, डिलीवरी किया? नहीं। आपके सिर्फ कस्टडी पड़ी हुई है बट उससे आप कुछ भी राइट टू यूज कर सकते हो क्या? नहीं। तो ऐसे केस में बेलमेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सिर्फ कस्टडी ट्रांसफर करने से नहीं होता, कस्टडी आपके पास पड़ी है तो बेलमेंट नहीं है, पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए। आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में देखा था, अगर आपको डिलीवरी याद होंगे तो आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में देखा था डिलीवरी 3 टाइप की होती है, याद है क्या? इसको मैं यहाँ पे 2 टाइप में कर देता हूँ, दोनों को मर्ज करके। नंबर 1 है फिजिकल डिलीवरी, जहां गुड्स फिजिकली ट्रांसफर कर रहे हैं। हेलो। नंबर 2 है या तो कंस्ट्रक्टिव या तो 1 इज फिजिकल डिलीवरी, 1 इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, या उसी को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव को ही और क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिलीवरी। और डॉक्यूमेंट्स या वो देते हैं और ये मानते हैं कि डिलीवरी होगा, क्या बोलते हैं उसको? कौन सी डिलीवरी बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव है, उसके साथ में दूसरा क्या है? फिजिकल डिलीवरी। इसके लिए और एक नाम है कुछ, तो भी मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा, राइट? यहां पे क्या करते हैं? यहां पे कोई और चीज देते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट देते हैं और मानते हैं कि डिलीवरी हो गई। ओके, ठीक है। जैसे आपने चाबी दे दी कार के जगह, राइट, या डॉक्यूमेंट दे दिया, उसका टाइटल डीड दे दिया कोई, राइट, तो हम मानते हैं कि भाई डिलीवरी हो गई। सिंबॉलिक डिलीवरी, एग्जैक्टली। ओके एवरीवन, परफेक्ट। ठीक है, तो इन दो में से डिलीवर होना चाहिए। ये एग्जांपल देखना, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। रेडी? डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन बैंक लॉकर इज नॉट बेलमेंट। क्यों? क्योंकि बैंक लॉकर की चाबी हमारे पास ही होती है, बैंक लॉकर की चाबी हमारे पास ही होती है, ऐसा ही है ना? यानी पोजीशन हमारे पास ही है, भले कस्टडी उनके पास पड़ी हुई है लेकिन पोजीशन हमारे पास है बिकॉज चाबी हमारे पास है। समझा क्या? ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। और इससे मूव करते हैं ये वाले क्वेश्चन में, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मिसेस आई डिलीवर्ड द ओल्ड सिल्वर ज्वेलरी टू वाई अ गोल्डस्मिथ फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग अ न्यू सिल्वर बाउल। यानी सिल्वर ज्वेलरी किसको दिया? गोल्डस्मिथ को दिया। ओके एवरीवन, ठीक है, क्या बनाने के लिए? सिल्वर बाउल बनाने के लिए। ओके एवरीवन, एवरी इवनिंग शी यूज्ड टू रिसीव द अनफिनिश्ड गुड्स, पुट इट इनटू बॉक्स केप्ट एट मिस्टर वाइस शॉप। यानी वो गोल्डस्मिथ के यहाँ पे उसने एक बॉक्स रखा है, रोज रात को, ठीक है, वो जितना काम हुआ उतना वो बॉक्स के अंदर रखती है लेकिन चाबी अपने पास ही रखती है। तो क्या यहाँ पे डिलीवरी माने जाएंगे? क्या डिलीवरी माना जाएगा? क्या बेलमेंट माना जाएगा? नहीं। तो क्वेश्चन पूछा है, वन नाइट द सिल्वर बॉल वाज स्टोलन फ्रॉम दैट बॉक्स, whether the possession of the goods delivered constitute the contract of bailment? The answer is no. ओके एवरीवन, ठीक है, यहाँ पे लॉ क्या मेंशन करोगे? लॉ में मेंशन करोगे तो तीनों एसेंशियल कंडीशंस, उसमें से एक क्या है? डिलीवरी। तो लॉ के अंदर आपको, ठीक है, अगर 4-5 मार्क का है तो तीनों एसेंशियल एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, जिसमें से एक फोकस करना पड़ेगा किसमें? डिलीवरी पे। ओके गाइस, कंक्लूजन में तो आंसर लिखा हुआ है। आगे बढ़े, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स यहां पर है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहां आ सकते हैं देखा। थ्योरी क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, थ्योरी क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं खुद आप लोग को बता दूंगा। आगे बढ़े, चलो। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बिलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिलमेंट के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बिलमेंट के क्लासिफिकेशन में थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में
आ सकता है। ओके, ठीक है। बेलमेंट दो टाइप के होते हैं, वन इज ग्रेट्यूटस एंड वन इज, बाकी लोग कहा है जागो, वन इज ग्रेट्यूटस एंड वन इज नॉन ग्रेट्यूटस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कंसिडरेशन मिला है, बच्चे यहां पे गलती करते हैं। ग्रेट्यूटस का मतलब होता है आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कोई कंसिडरेशन नहीं है। ओके, ये है फ्री ऑफ चार्ज, दिख रहा है क्या, कंसिडरेशन नहीं है, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड दिया जा रहा है। वैसे हमने देखा था कि बिलमेंट में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, बिलमेंट में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर 2 है नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट। नॉन ग्रेट्यूटस मतलब कोई ग्रेट्यूड नहीं है, बदले में कोई ना कोई चार्ज है, इससे रिवॉर्ड है, मतलब कंसिडरेशन है। ओके एवरीवन, बेलमेंट दो टाइप की होती है, वन इज ग्रेट्यूटस, वन इज नॉन ग्रेट्यूटस। जहां पे कंसिडरेशन है, बोलो, जहां कंसिडरेशन है वहां ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो नॉन ग्रेटिट्यूड समझो ना, ग्रेटिट्यूड मतलब फ्री वाला काम है। जहां कंसिडरेशन है वहां ग्रेटिट्यूड नहीं है, जहां ग्रेटिट्यूड है वहां पे कंसिडरेशन नहीं है। समझा क्या, आगे बढ़े, ठीक है। तो ठीक है, दो टाइप के होते हैं, ग्रेट्यूटस एंड नॉन ग्रेट्यूटस। आगे बढ़ो, अब आते हैं ड्यूटीज ऑफ बिलर। देखो, एक पॉइंट बेस हमेशा पकड़ के चलना जो आपको आगे बहुत काम आएगा, दैट इज देने वाला बिलर, लेने वाला, देने वाला बिलर एंड लेने वाला बेली। देखो, बेली के कुछ ड्यूटीज होंगे, बिलर के कुछ राइट्स होंगे, राइट। बेली के कुछ ड्यूटीज होंगे और कुछ राइट्स होंगे। मेजरली इस चैप्टर में हमको बिलर और बेली की ड्यूटीज और राइट्स पढ़ने हैं। एम आई क्लियर गाइस? मजेदार बात क्या है कि इसकी ड्यूटी को एक्सरसाइज कराने का राइट बेली का है, बेली की ड्यूटीज को एक्सरसाइज करने का राइट किसका है, बिलर का है। प्रैक्टिकल दोनों के ड्यूटीज भी पढ़ लिया, एक की ड्यूटीज और एक का राइट्स भी पढ़ लिया, तो भी दूसरे की ड्यूटीज राइट्स अपने आप कंप्लीट हो जाता है, राइट गाइस। नंबर 2, ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एंगल से ही पढ़ना है, मतलब कंसेप्ट समझने वाले एंगल पे समझना है, ठीक है। देरी क्वेश्चन किस में आएगा वो मैं बताऊंगा, समझा क्या। तो समझने के एंगल से करना है, राइट। रट्टा मत मानना कि बेली की ड्यूटीज 5 है, ड्यूटी 5 है नहीं, थेरी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, बट ड्यूटी कौन कौन सी उसको मीनिंग समझना है आपको। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले बात करें ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर के पहले हम लोग बेली की ड्यूटीज पहले करते हैं, रेडी। चलो, ड्यूटीज ऑफ बेली। ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ओके। एक सेकंड बस, पानी की बोतल लेके आ रहा हूं, एक सेकंड। चलो, सबसे पहले देखते हैं अपन लोग ड्यूटीज ऑफ बेली। शैल वी? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। देखो, ये शुरू करने के पहले मैं एक बेसिक हमेशा बच्चों को पहले बेस कर देता हूं। इन जनरल अगर गुड्स को लॉस हुआ, ठीक है, बेलर ने बेली को गुड्स दिया, हेलो, गुड्स बेली के पास पड़ा हुआ है और गुड्स पर डैमेज हुआ, कौन लायबल होगा, बेलर की बेली, बेलर की बेली, ओके। यही कॉमन कंसेप्शन आता है कि लायबल कौन होगा, बेली, जो गलत है, समझा क्या। लायबल कौन होगा, बेली, जो गलत है। क्यों? आप लोगों ने खुद ने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, रिस्क ऑलवेज लाइज विद ओनर, रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लाइज विद ओनर। ओनर कौन है, देने वाला कि लेने वाला, यानी बेलर ओनर है ना, तो नॉर्मली रिस्क किसका होगा, हमेशा ओनर का। ये हमेशा बेस पकड़ के चलना कि लॉस ऑफ गुड्स में रिस्क हमेशा किसका होगा, बेलर का। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अगर बेली ने अपनी ड्यूटीज फुलफिल की, राइट, यानी वो सही है, तो लॉस बेलर बियर करेगा। बट अगर बेली ने ड्यूटी फुलफिल नहीं की और लॉस हुआ, अब कौन लायबल होगा, बेली, समझा। तो वैसे तो ओनर बेलर है, गुड्स पे कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है, हु विल बी लायबल, बेलर विल बी लायबल। ओके एवरीवन, ठीक
ठीक है, बट अगर गुड्स पे कोई भी क्या हुआ, डैमेज हुआ, और सॉरी अगर बेली ने ड्यूटी फुलफिल नहीं की और डैमेज हुआ, विल बी लायबल बेली। स्टार्ट करूं? पक्का? चलो देखो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। बिली ने गुड्स का रीजनेबल केयर करना चाहिए। सब लोग मेरे साथ में, अगर रीजनेबल केयर किया, फुल भी लॉस हुआ तो बेलर लायबल होगा। रीजनेबल केयर नहीं लिया और लॉस हुआ तो बेली विल बी लायबल। ओके एवरीवन, ठीक है। सी द एग्जांपल्स पढ़ना। If X builds his ornament to Y and Y keeps this ornament in his own locker at his house along with his own ornaments, ठीक है, and if all the ornaments were lost or stolen, देखो X bails his ornament for safe custody। एक्चुअली क्वेश्चन पूरा बताता मैं आपको। उसने ऑर्नामेंट बेल किया कि बैंक लॉकर में रख देना, राइट, और इस भाई ने क्या किया, खुद के लॉकर में रख दिया अपने ज्वेलरी के साथ में। तो क्या रीजनेबल केयर लिया? बैंक लॉकर उसने बोला था ना, खुद के लॉकर में रखा, क्या रीजनेबल केयर लिया? नहीं। तो अगर चोरी हो गई, राइट हो गया, नुकसान हो गया, तो हु विल बी लायबल? बेली विल बी लायबल। क्लियर गाइस? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का अच्छा पॉइंट है। आगे बढ़ो। A deposited his goods in B's warehouse on account of unprecedented floods. A part of goods were damaged. अब देखो unprecedented floods है, ठीक है, क्या किसी के हाथ में है और लॉस हुआ, बिली लायबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बिली क्यों लायबल होगा? उसने कुछ गड़बड़ी की तो लायबल होगा। उसने रीजनेबल केयर लिया, फिर फ्लड आ जाए, आग लग जाए, उसकी गलती नहीं है। चोरी भी हो जाए तो भी उसकी गलती नहीं है, अगर उसने रीजनेबल केयर लिया है। ओके एवरीवन, ठीक है। तो इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ो। श्वेता एंड मीरा आर गुड फ्रेंड्स। श्वेता बिल्ड हर ज्वेलरी विथ मीरा ऑन द कंडीशन टू सेफगार्ड इट इन बैंक्स लॉकर। देखा, सेम क्वेश्चन। हेलो, हाउएवर मीरा केप्ट इट इन सेफ लॉकर एट हर रेसिडेंस। अब अगर गुड्स पर डैमेज हुआ तो कौन लायबल होगा, बिलर की बेली? बेली लायबल होगा। समझना है सभी को? तो यहाँ पे ये लॉ आपको कोड करना है और आंसर देना है। ओके एवरीवन, देखो, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, ठीक है, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट गुड्स ऑफ यूज, मतलब जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसा ही आपने गुड्स को यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप, ठीक है, आपने वैसा ही यूज किया और डैमेज हुआ तो आप बेलर लायबल रहेगा। बट अगर आपने इनकंसिस्टेंट यूज किया और डैमेज हुआ तो, ठीक है, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख रहा हूं और एग्जाम्पल में मूव कर रहा हूं, राइट। ए लेंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग। देखो उसने खुद के राइडिंग के लिए दिया था। बी अलाउज सी ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू राइड द हॉर्स। तो जैसा बात हुई थी वैसा यूज किया क्या उसने? अब फैमिली मेंबर ने को कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, और हॉर्स को भी गड़बड़ी हो गई, राइट, तो क्या हॉर्स के लिए अब बिली लायबल होगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नंबर 2, ए हायर्स अ हॉर्स इन कोलकाता फॉर एक्सप्रेसली मार्चिंग टू वाराणसी। आपने किराए पे लिया है कहां जाने के लिए, बट उसकी जगह आप कटक चले गए, क्या इनकंसिस्टेंट यूज किया? ठीक है, अगर डैमेज हुआ तो विल बी लायबल? बिली लायबल होगा, राइट एवरीवन। क्यों कटक पे इतने खुश क्यों है? कटक में कोई रहता है क्या? क्या बोल रहे हो? अच्छा वाले इसमें, ओके। आगे बढ़े, कितने ड्यूटीज हो गए? 2। नंबर 1, रीजनेबल केयर लेना है। नंबर 2, इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना है। आगे बढ़ो, ठीक है, नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स। यहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आता है बट ये बहुत फ्रीक्वेंटली भी आता है। ए क्या बोला? आपके गुड्स को, ठीक है, मेरे गुड्स जो बेल किए हुए आपके गुड्स के अंदर मिक्स नहीं करने चाहिए। एम आई क्लियर? देखो सीधा शॉर्ट में लिखा था, अगर मिक्स किया तो हम चेक करेंगे, अगर मिक्स किया तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि क्या उससे अलग किया जा सकता है, यानी क्या वो सेपरेबल है। ओके एवरीवन, अगर सेपरेबल है, जैसे मैंने आपको बुक्स बेल किया, ठीक है, आपके बुक्स मेरे बुक्स से अलग किया जा सकता है, राइट।
अगर सेपरेबल है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो कॉस्ट ऑफ सेपरेशन कौन बियर करेगा? गलती किसकी है मिक्स करने की? बियर करेगा, राइट एवरीवन? और अगर सेपरेबल नहीं है, यानी अब तो तुम्हें मिक्स करें, जैसे जैसे 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, मैंने आपको दूध रखने दिया, आपने दूध को अपने दूध के साथ में मिक्स कर दिया। हेलो, मैंने आपको शुगर रखने दी, आपने शुगर को अपने शुगर के साथ में मिक्स कर दिया। हेलो, क्या ये सेपरेबल है? क्या शुगर शुगर अलग कर सकते, दूध दूध अलग कर सकते हैं? इसका खून मेरा खून अलग कर सकते हैं क्या? हेलो, अगर सेपरेबल नहीं है तो बिजली को क्या करना पड़ेगा? इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, यानी नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। नॉर्मली नुकसान की भरपाई मतलब मार्केट वैल्यू के हिसाब से पे करना पड़ता है। समझा क्या? ये चार्ट लिख दो। ओके एवरीवन, आगे बढ़े। गुड मिक्स विद बेरर्स गुड्स, गुड मिक्स विदाउट बेरर्स कंसर्न बट आर सेपरेबल। तो सेपरेट करना है, कॉस्ट कौन बियर करेगा? ये देखो, दिख रहा है एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन? देखो यहाँ देखो, ए बेल 100 बेल्स ऑफ कॉटन मार्क विद अ पर्टिकुलर मार्क टू बी, राइट? देखो मार्क किया हुआ है, मार्क किया है तो 100 बेल्स ऑफ कॉटन ए के है। हेलो, ठीक है, वो मिक्स किया है विद 100 बेल्स ऑफ अदर बेल्स। देखो अब मिक्स तो कर दिया आपने कॉटन के साथ में, बट क्या वो सेपरेबल है? क्योंकि उसमें क्या किया हुआ है? मार्क किया हुआ है। तो जो सेपरेशन का कॉस्ट है कौन बियर करेगा? बिलियन। ओके एवरीवन, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है मार्क वाला। एक्स बिल्स अ बैरल ऑफ कैफे फ्लोर, जो भी होगा वर्थ 4500 टू बी विदाउट एयर कंसर्न मिक्सेस इज फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, विद कंट्री फ्लोर। ओके एवरीवन, सेपरेबल है क्या? नहीं है, तो ऐसे कैसे? बी मस्ट कंपनसेट ए फॉर द लॉस, इंडेमनीफाई। कंपनसेट मतलब क्या होता है? इंडेमनीफाई। ओके, एग्जैक्टली ये शुगर वाला एग्जांपल है। उसने हाई क्वालिटी शुगर दिया श्रीजीत को, ठीक है, श्रीजीत ने अपने दुकान में रखा, श्रीजीत के एम्प्लॉय ने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया अपने शुगर के साथ में। ऐसे केस में आंसर क्या होगा? कंपनसेट करके देना पड़ेगा। अगेन लॉ में क्या लिखेंगे? लॉ में लिखेंगे इट इज ड्यूटी ऑफ बेली नॉट टू मिक्स गुड्स विद ऑल गुड्स। अगर मिक्स किया और वो नॉन सेपरेबल है तो उसको इंडेमनीफाई करके देना पड़ेगा। लॉ में लिखा, कंक्लूसिव सीधा नाम हम लिखते हुए लास्ट सेंटेंस पे यूज किया। लास्ट सेंटेंस क्या है? व्हाट इज रेमेडी अवेलेबल टू अमर? रेमेडी क्या अवेलेबल है? शी हैज टू इंडेमनीफाई अमर। समझा क्या? लिखने में अभी डर लगता है कि नहीं लिख लेंगे, बस लॉ लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। फैक्ट ऑफ द केस और किसने लिखने बोला? आज तक कभी लिखने बोला फैक्ट ऑफ द केस? ऐसा कोई आंसर फैक्ट ऑफ द केस लिखा है? नहीं, तो फैक्ट ऑफ द केस कौन लिखने बोल रहा है? ये मार्केट में कौन अफवाह फैला रहा है? ओके एवरीवन, सिर्फ लॉ, कंक्लूजन। आंसर लिखने के लिए जो भी लॉ यूज किया वो लॉ में, आंसर में कंक्लूजन। कंक्लूजन स्टार्ट करने समय लास्ट सेंटेंस से स्टार्ट करना। ओके, फिर आंसर लिख के थोड़ा सा रीजन बोल जैन। जैन ने ऐसा क्वेश्चन मुझे जो एकदम 1,50,00,000 बार मुझे पूछा जा चुका है, क्या सेक्शन याद करना है कि नहीं। नहीं जैन, एक बेसिक रूल पकड़ ले, ये पढ़ रहा है ना अभी, एक बेसिक बोल रहे, जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है वो सेक्शन वैसे याद करना चाहिए। जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया वैसे वो सेक्शन याद करना चाहिए। ओके सर, वर्स्ट कैसे वो पूरे याद नहीं आ रहे, जिस कंसेप्ट पे 2-3 बार क्वेश्चन आया कम से कम वो तो याद करना ही चाहिए। ओके एवरीवन, आगे बढ़े। सर याद नहीं हो रहे, एज पर पोजीशंस ऑफ कॉन्टैक्ट एक्ट, वो होने वाला है इनमें, वही होने वाला है। ओके आगे बढ़े, ठीक है। कितनी दूरी से जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, टेक रीजनेबल केयर, इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना है। नंबर 3, मिक्स नहीं करना है। नंबर 4, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है,
भाई बेलमेंट में एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है कि गुड्स रिटर्न करना चाहिए। अगर काम हो भी गया, हम गुड्स मांग रहे हैं और आपने रिटर्न नहीं किया, तो गुड्स आपके पास पड़े हुए, आपने रिजनेबल केयर लिया, सब कुछ सही है और डैमेज हुआ, होल भी लायबल, बेलर भी लायबल। हेलो, नॉर्मली बेलर लायबल होता है, आपने बाकी कुछ गड़बड़ी किया तो बेली लायबल होगा। हेलो, माय पॉइंट इज एवरीवन, ठीक है, कि गुड्स अगर रेडी हो चुके हैं तो आपने बेलर को डिलीवर कर देना चाहिए। अगर आपने बेलर को डिलीवर नहीं किया, अब गुड्स को डैमेज हुआ तो होल भी लायबल, बेलर भी लायबल। ओके एवरीवन, आगे बढ़े। सीधा क्वेश्चन देखो। Raj gives his umbrella to Manoj during raining season to be used for 2 days during examination. देखो कितने दिन के लिए यूज करने के लिए दिया, 2 दिन के लिए। Manoj gives his umbrella for a week. दोस्त लोग यही करते हैं, दोस्तों को देना पड़ता नहीं कुछ भी। While going to Raj's house to return the umbrella, Manoj accidentally slips an umbrella by the अब देखो रिटर्न करने जा रहा है, लेकिन कब जा रहा है, जबकि लिया कितने दिन के लिए था, यानी टाइम जा चुका है। अब अगर डैमेज हो तो होल भी लायबल, बेलर और बेली। बेली, अरे क्या बेलर, बेलर कहां से है, गड़बड़ किया तो बेली लायबल है, वरना बेलर लायबल है, राइट। यहां बेली कौन है, हमारा लायबल होगा, राइट। बेली फेल्स टू रिटर्न विद इन एग्री टाइम, दिख रहा है की पॉइंट, तो ही शैल बी लायबल, he shall be liable. ओके, आगे बढ़े। कितने पॉइंट हो गए, 4। रीजनेबल केयर, इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, एंड लास्ट पॉइंट क्या है, एक्रीशन। एक्रीशन मतलब गुड्स में कोई भी एडिशन होता है, यानी गाय दिया बेल करने के लिए बछड़ा हो गया। हेलो, शेयर्स गिरवी रखे हुए, बोनस शेयर्स हो गए, कुछ भी एक्रेशन हुआ, ठीक है, एडिशन हुआ, तो जिसका गुड्स है उसको वापस मिलना चाहिए। मतलब बेली तुम ये नहीं बोल सकते तुमने मुझे गाय दिया था मैं गाय वापस दे रहा हूं, अगर गाय को बछड़ा होगा तो बछड़ा को वापस देना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि तुमने मुझे शेयर्स दिए थे 2, अब उससे बोनस शेयर्स है, उससे मैं क्या करूं, मैं तो शेयर जो दिए थे वापस कर रहा हूं। नहीं, कोई भी एग्रीशन है तो वापस देना पड़ेगा। ओके एवरीवन, नॉट टू सेटअप एनी एडवर्स टाइटल, मतलब क्या बेली तुझे गुड्स दी है तो तू कुछ गड़बड़ घोटाला करके ओनरशिप अपने नाम पे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बाकी मैंने सी लिखा हुआ है, क्वेश्चन के एंगल से नहीं आएगा। हेलो, ये सारे क्या थे, ड्यूटीज ऑफ बेली थे, राइट। बेली के ड्यूटीज को एनफोर्स करने का राइट किसका है, बेलर का। तो पहले फिर राइट्स ऑफ बेलर पढ़ लेते हैं, आगे बढ़े। बेलर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी टर्मिनेट कर सकता है जब उसने इनकंसिस्टेंट यूज किया, याद है ना, इनकंसिस्टेंट यूज कोई और पर्पस के यूज कर रहा है। हेलो, ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखो यहां पे भी गुड्स डिमांड बैक कर रहा है, हेलो, यहां पे भी गुड्स डिमांड बैक कर रहा है, यहां पे तो टर्मिनेट कर रहा है बेलमेंट, बट यहां पे इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं देंगे, किसकी, बेलर की, बेलर की। इधर ध्यान दो, ये केस स्पेसिफिकली है ग्रेट्यूटस बेलमेंट में। देखो अगर नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट है गाइस, मतलब पैसे लेके बेलमेंट किया है कि पैसा नहीं लिया गया। नॉन ग्रेट्यूटस, ग्रेटिट्यूड जहां है वहां पैसा नहीं है, जहां नॉन ग्रेट्यूड है वहां पैसा है। हेलो, तो अगर पैसा लेके बेलमेंट किया हुआ है तो क्या पीरियड खत्म होने के पहले वापस ले सकते हैं, क्या टाइम खत्म होने के पहले वापस ले सकते हैं। मैंने आपको 1 हफ्ते की कोई चीज रेंट पे दिया, पैसा ले रहा हूं, अगर 5 दिन में वापस ले दो तो गलत किया कि सही किया, तो मुझे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, गलत किया ना, तो मुझे डैमेज पे करने पड़ेंगे। आराम से रिलैक्स होकर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बट अगर मैं ग्रेट्यूटसली दे रहा हूं तो पैसा ले रहा हूं क्या, क्योंकि मैं ग्रेट्यूटसली ले रहा हूं, मैं जब चाहूं तब गुड्स वापस ले सकता हूं। एम आई क्लियर, ठीक है, क्योंकि मैं पैसा नहीं ले रहा ना, तो मैं मेरे गुड्स से जब चाहूं वापस ले लूं, तो मुझसे कोई डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। एम आई क्लियर गाइस,
श्योर। परफेक्ट। इसका मैं अब आपको एक काउंटर पॉइंट बताऊंगा आगे। अभी यहां तक समझा? तो बेलर कभी भी बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है अगर आप इनकंसिस्टेंट यूज कर रहे हो। हेलो, ठीक है। ग्रेट्यूटस बेलमेंट में आप जब चाहो गुड्स को डिमांड कर सकते हो। यहां तक ध्यान रखना। इसका मैं थोड़ा सा आगे और बताऊंगा एक पॉइंट। ओके, राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। आपने कोई भी रॉन्ग डूअर के जैसे एडवर्स टाइटल सेट किया तो बेलर आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। आगे बढ़ू, देखिए, राइट टू स्यू द बेली। बेली को स्यू कर सकता है अगर उसने कोई भी ड्यूटी फुलफिल नहीं किया और डैमेज हुआ। इन सब पे क्वेश्चन नहीं आते इसलिए मैं देखो आगे बढ़ते जा रहा हूं। नेक्स्ट, राइट टू कंपनसेशन। अगर उसने कोई भी अनऑथोराइज यूज किया या मिक्सिंग किया, हेलो, और गुड्स को क्या हुए, डैमेज हुआ, तो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। ऑलमोस्ट उसकी ड्यूटी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। सिर्फ 2 पॉइंट एडिशनल कौन कौन से थे कि वो जब चाहे अगर आपने इनकंसिस्टेंट यूज किया तो बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है विदाउट लायबिलिटी। हेलो, और ग्रेट्यूटस बेलमेंट में जब चाहे तब वो गुड्स को वापस ले सकता है। आगे बढ़ो, इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। एक बात समझो, अगर वो ग्रेट्यूटसली बेलमेंट कर रहा है मतलब आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? बेली को फायदा हो रहा है ना, तो उसको क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ, इससे बोल सकता हूं उसको कोई बेनिफिट हुआ, राइट। हेलो, और अगर उसने बीच में गुड्स वापस कर दिया, वापस ले लिया, ठीक है, तो उसको कुछ क्या हुआ, नुकसान हो गया। समझा क्या? ठीक है, नुकसान हो गया। तो इवन इफ इट इज अ ग्रेट्यूटस बेलमेंट, अगर आप पीरियड खत्म होने के पहले गुड्स को क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो, तो बिल्डर को कंपनसेट करना पड़ता है बेली को। समझा? भले फ्री में दे रहे हो, पर अगर उसको नुकसान हुआ तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। बट कितना करना पड़ेगा? जितना उसको फायदा हो रहा था जितना उसको नुकसान हुआ भी, राइट। मैं हमेशा इस पर एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों को, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे दोस्त की शादी थी, तो मैं घोड़े वाला था, घोड़ी वाला। तो वो घोड़ी बैठ के जाता है ना दूल्हा। हेलो, इज इट क्लियर? तो वो रेंट पे देते हैं। तो मेरे फ्रेंड की शादी थी तो मैंने चल मेरे से वो गिफ्ट है। ओके, मैं खुद ही घोड़ी वाला हूँ, एक घोड़ा पड़ा है, सीजन वो फुल भी नहीं हुआ, ठीक है। मैंने उसे गिफ्ट पैसे से देने की जरूरत नहीं है। अब ग्रेट्यूटस है कि नॉन ग्रेट्यूटस है? ओके एवरीवन, अब जब उसकी बारात निकलने वाली थी या निकल चुकी थी, उसके आसपास से मुझे एक ऑर्डर आया जिससे मुझे 5 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे थे, अर्जेंट वाला। ओके एवरीवन, 5 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे थे। डन। तो मेरे पास और ऑप्शन नहीं है और मारवाड़ी आदमी हूं मैं। ओके एवरीवन, ठीक है। तो मैं गया उसके बारात में, उसे उतरवा के, ठीक है, घोड़ी लेके आया चलते बारात से। अरे सही है क्या? हेलो, अब मेरा पॉइंट सुनना। सपोज घोड़ी का रेंट है 10,000 रुपए। कितना रेंट है? 10,000 रुपए। अब उनके यहाँ पे रिवाज है कि दूल्हा पैदल तो वापस आ नहीं सकता, उनको भी टाइम पे अरेंज करना पड़ा घोड़ी। सपोज टाइम पे उनको लगा 15,000 रुपए, ठीक है। तो उनको मेरे कारण खर्चा कितने का लगा? मेरे कारण बेनिफिट कितने का हो रहा था? 10 का फ्री में आप घोड़ा मिला था ना, तो 15,000 माइनस बेनिफिट कितना? 5,000। अभी 5,000 रुपये इंडेमनीफाई करना पड़ेगा किसको? टू बेलर। यस, ये ड्यूटी में पढ़ेंगे हम। ओके एवरीवन, अगर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम ये करता है तो अपन ड्यूटी में पढ़ेंगे कि उसे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा किसको? बेली को। बट कितना? समझा? वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ड्यूटीज ऑफ बेली हो गई, राइट्स ऑफ बेलर हो गया। अब देखते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। अरे याद है क्या? बेलर की ड्यूटी क्या है? बेलर मतलब मैं हो गया, क्लियर, जो गुड्स दे रहा है, राइट।
You need to disclose fault in the code. This is important. Learn this section. इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है भाई, अगर अपने गुड्स में कोई डिफॉल्ट है तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले बात करता हूं नॉन ग्रेट्युइटस बिलमेंट की। हेलो गाइस, क्या मैं पैसा लेके गुड्स बिल कर रहा हूं? तो भाई अगर कोई भी फॉल्ट आ गया गुड्स में, हेलो, तो बिल्डर ऑलवेज लायबल होगा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नॉन फॉल्टी गुड्स देना चाहिए, तो इस पर तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हेलो, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है। ए हायर्स द कैरेज ऑफ बी, द कैरेज इज अनसेफ। हायर किया मतलब पैसा दे रहा है ना, कैरेज इज अनसेफ। अभी वो गिर गया, इंजर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बिल्डर की, क्योंकि तुम्हारे पैसा लेके कुछ दे रहा है ना। हेलो, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बट जहां पैसा नहीं लेके घुस दे रहा है, हेलो, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राइट। ग्रेट्युइटस बिलमेंट में वो बोलता है कि अगर आपको पता था, हेलो, अगर आपको डिफॉल्ट नोन था, हेलो, बताया, यानी डिस्क्लोज किया, बताया क्यों लिख रहा हूं, डिस्क्लोज लिखता हूं ना, तो वो लायबल नहीं है। ओके, अगर नोन था और डिस्क्लोज नहीं किया तो ही विल बी लायबल। समझा क्या? तो इवन इफ इट इज ग्रेट्युइटस बिलमेंट, आप पे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई, ठीक है, कि भाई कुछ गड़बड़ी पता हो तो बताना चाहिए। मेरा क्वेश्चन अगर पता ही ना हो तो बेलर नॉट लायबल। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ग्रेट्युइटस बिलमेंट। क्योंकि नॉन ग्रेट्युइटस बिलमेंट में तो आपको वैसे भी नॉन डिफेक्टिव गुड्स ही देना है। अरे समझा क्या? वहां पता हो या ना हो, लायबिलिटी किसकी होंगी? बिलर ऑलवेज है। नोन, नॉट नोन, डिस्क्लोज, नॉट डिस्क्लोज, कुछ भी हो, लायबिलिटी किसकी होंगी? बेलर की होंगी। यहां पे पता हो तो डिस्क्लोज करना चाहिए, नहीं पता तो आप कभी लायबल नहीं होंगे। पता हो डिस्क्लोज कर दिया तो लायबल नहीं होंगे, बट पता हो और डिस्क्लोज नहीं किया तो यू विल बी लायबल। ओके एवरीवन, देखो लिख लिया आप लोगों ने? देखो ऊपर वाले क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में आया था, ये एग्जाम्पल पीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी पीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ए लैंड्स अ हॉर्स विच ही नोज टू बी विशियस। उसे पता था, देखो बच्चों, अब पता था विशियस है, इवन इफ इट इज ग्रेट्युइटस बिलमेंट, नहीं बताया, क्या वो लायबल होगा कि नहीं होगा? होगा बिलर, राइट। रमेश हायर्स अ कैरेज ऑफ सुरेश एंड एग्रीज टू पे 50,000 हार्डर। मतलब देखो, हमेशा ये चेक करना, नॉन ग्रेट्युइटस है, वेरी गुड। द कैरेज इज अनसेफ तो सुरेश इज अनअवेयर। मैटर नहीं करता, नॉन ग्रेट्युइटस है तो हमेशा लायबिलिटी किसकी होंगी? बिलर की, क्योंकि इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव गुड्स विच आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। समझा क्या? आगे बढ़ो। अब इसको मैं एकदम शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, शॉर्ट में। ये दिख रहा है आपको यूट्यूब पे? देखो, ड्यूटी टू पे, रेडी? अगर ग्रेट्युइटस बिलमेंट है, मतलब पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे? भले ही पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये बिलर की ड्यूटी है, बिलर की ड्यूटी है कि उसको कम से कम नेसेसरी खर्चा तो देना पड़ेगा। आई गिव यू एग्जांपल। मैंने अपना फोन रिपेयर करने दिया, किसको? मेरे फ्रेंड को।
वो रिपेयरिंग का पैसा नहीं ले रहा, बट उसको नट बोल्ट लगे होंगे, कोई फिल्म लगी होंगी फोन रिपेयर करने के लिए, तो क्या वो नेसेसरी खर्चे है? वो तो मुझे वापस देना पड़ेगा। क्लियर? और नॉन ग्रेट्यूटस बिलमेंट पे नॉन ग्रेट्यूटस बिलमेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बिलर को बियर करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, यहां मैंने डाल दिया वो फोन वाला एग्जांपल, फोन रिपेयर बाय फ्रेंड। हिंट रहेंगे, याद आएगा आपको? तो भाई नो, छोटे छोटे खर्चे रिपेयर करने पड़ेंगे। ना एक्स्ट्रा एक्सपेंस में बात करता हूं टायर बर्स्ट की। देखो नॉन ग्रेट्यूटस में हमने ऑर्डिनरी एक्सपेंस में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नॉन ग्रेट्यूटस में क्या आप पैसा क्लेम कर रहे हो हर बार? क्या नॉन ग्रेट्यूटस में पैसा क्लेम कर रहे हो? क्योंकि आप पैसा क्लेम कर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑर्डिनरी नेसेसरी खर्चे तो ऐसे भी उसके अंदर कवर कर लेते हो। समझा क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या? मैंने आपको कार दिया रेंट पे, हेलो, ठीक है, कार का टायर बर्स्ट हो गया, क्या ऑर्डिनरी खर्चा था? हर बार टायर बर्स्ट होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा कौन बियर करेगा? बिलर की बिली? बिलर, क्योंकि मैंने कार दिया है तो मेरी कार का टायर बर्स्ट नहीं होना चाहिए। समझा क्या? तो ग्रेट्यूटस भी हो तो भी नेसेसरी खर्चा बियर करना पड़ेगा, हेलो। और नॉन ग्रेट्यूटस में क्या बियर करना पड़ेगा बिल्डर को? क्या क्लियर है सभी लोग? एग्जांपल देखो, एक्स लिव्स ज्वेलरी विथ वाई फॉर सेफ कस्टडी, वाई हैज टू पे ₹300 फॉर हायरिंग अ लॉकर। ठीक है, यहाँ देखो गलती से आप ज्वेलरी छोड़ के गए उसके घर पे, तो उसको वो सेव करने के लिए एक लॉकर हायर करना पड़ेगा, उसको ₹300 खर्चा है। क्या वो नेसेसरी खर्चे है? बिल्डर को उसे पे करना पड़ेगा। समझा क्या? जैसे अब नॉन ग्रेट्यूटस में आ गया, ठीक है, आपके इंजन में डिफेक्ट आ गया, जिसने कार दिया था उसके इंजन में डिफेक्ट आ गया, बेचारे बेली को इंजन को ठीक करना पड़ा, ₹5000 खर्चा आ गया। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा था? ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा जो है इज बियर ड्यूटी टू बियर। देखा क्या? आगे बढ़े, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। पहला वाला ये जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला ये जो इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बैक क्यों आ सकता है। आगे बढ़े, टू इंडेमनिफाई बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। प्री मैच्योर टर्मिनेशन मतलब क्या? टाइम के पहले। हेलो हेलो हेलो, आप टर्मिनेट करो टाइम के पहले। इफ द पेमेंट इज ग्रेट्यूटस, देखो नॉन ग्रेट्यूटस में तो डी है कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा। याद है ग्रेट्यूटस में अगर आप पहले से टर्मिनेट कर रहे हो, मैं घोड़ा जाके लेके आ गया था, हेलो, तो कितना इंडेमनिफाई करना पड़ा था? हाँ, तो उसको जो भी लॉस हुआ, तो उसको जो भी बेनिफिट हो रहा था, सॉरी लॉस हुआ माइनस जो उसको बेनिफिट हो रहा था, उतना इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। समझा क्या? हम क्या पढ़े? ड्यूटीज ऑफ बेली। ठीक है, तो बेलर की और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, द बेली शैल इंडेमनिफाई बेलर फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू बेली ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल। अगर मेरा टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब मैं ओनर ही नहीं हूं, बट मैंने बोल दिया आपको, ये देखिए कि मैं ओनर हूं, अब ये ओनर ने आपके खिलाफ केस कर दिया, तो जो भी खर्चा होगा मेरी गलती है। ओके, ड्यूटी टू बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स। अगर आपने गुड्स वापस भेजे तो मैं रिसीव करूंगा, राइट? बस ओके, इतना ही काम क्या है, समझा ना सभी को? कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं पीक्यू टिक करते जा रहा हूँ सबको, और क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा है, एग्जाम्पल में देखते पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, राइट? अभी देखा ड्यूटीज ऑफ, बट उसको एक्सरसाइज करने का राइट किसका है? राइट ऑफ बेली भी देखना पड़ेगा। बहुत सिंपल, श्योर शॉर्ट मार्क्स है, सीधे एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। एग्जांपल देखो, क्वेश्चन में सारे सॉल्व कर रहा हूं। राइट्स ऑफ बेली, ड्यूटी टू डिलीवर द गुड्स टू एनी ऑफ अ जॉइंट बिल्डर। ऐसा नहीं कि भाई जॉइंट बिल्डर है तो दोनों को साथ में मिला के देंगे, किसी एक को भी दिया तो चलेगा। सी लिख रहा हूं, आगे बढ़े। राइट्स ऑफ बेली, राइट टू इंडेमिटी। अगर बेलर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की, कौन कौन सी? डिफेक्ट नहीं डिस्क्लोज किया, हेलो, डिफेक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, नेसेसरी एक्सपेंसेस वाला पॉइंट हो गया,
कोई अगर एडवर्स टाइटल है, डिफेक्ट टाइटल है, बताया नहीं, तो उस केस में बिली को कंपनसेट करना पड़ेगा। कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, दोनों पॉइंट देखे थे अपने। नेसेसरी एक्सपेंस, ऑर्डिनरी एक्सपेंस, हेलो, अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड टाइटल ऑफ द गुड्स, ये सब सी है। ओके, तो किसी को वैसे भाव को मत पढ़ना, बस पढ़ते जाना है एक बार और आगे बढ़ते जाना। सीखा ना छोड़ना नहीं, बस एक बार पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट। क्या है? राइट ऑफ लीन। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, राइट ऑफ लीन। देखो गाइस, ठीक है, बेली के पास राइट है। किसका राइट है? बेली के पास, कि अगर उसे पेमेंट नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, और जहां पे खासकर कौन सा एलिमेंट था? नॉन एडजस्ट एलिमेंट था, और जहां पैसा नहीं मिला, वो क्या कर सकता है? लीन कर सकता है। ओके, लीन कितने टाइप के होते? चेक करा। लीन होते दो टाइप के। नंबर 1 जनरल लीन, नंबर 2 पर्टिकुलर लीन। सर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे जनरल लीन या पर्टिकुलर लीन है? इस पे ठीक है क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन एमसीक्यू अगर पूछ लेगा, आजकल डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं पूछता कि बताओ ये जनरल लीन है क्या पर्टिकुलर लीन है, राइट? तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? सुनना, डिसाइडिंग फैक्टर है अगर आपने गुड्स पे कोई लेबर या स्किल अप्लाई किया, लेबर या स्किल अप्लाई किया, जैसे हमने डायमंड दिया था कट पॉलिश करने के लिए। हेलो, आपने कट पॉलिश कर लिया, ठीक है, क्या लेबर या स्किल अप्लाई किया? तो ये हो जाएगा हमेशा पर्टिकुलर लीन। एग्जाम्पल भी दिखा दिया आपको, और एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी आ चुका है। आगे बढ़ो। बैंक ने आपको लोन दिया, बैंक ने आपको लोन दिया, सपोज कार लोन दिया, ठीक है, आपने लोन का पैसा वापस नहीं किया। क्या बैंक ने कार पे कुछ काम किया हुआ है? कार तो क्या आपने उससे खरीदा, बैंक ने सीधा उनको चेक दे दिया शॉप को। क्या उन्होंने कोई स्किल या लेबर अप्लाई किया? ठीक है, फिर भी अगर आपने पैसा पे नहीं किया तो क्या बैंक आपकी कार उठा के लेके आ सकता है? तो बैंक यहां पे भी लीन कर रही है, बट क्या स्किल एंड लेबर अप्लाई किया? इसे ऐसे लीन को बोलते हैं जनरल लीन। नॉर्मल जनरल लोन स्किल एंड लेबर के लिए नहीं होता, ये होता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। समझा क्या? ठीक है, जनरल लीन किससे होता है? जस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ गुड्स। ओके एवरीवन, तो नॉर्मली बैंकर के जितने भी लीन होते हैं वो जनरल लीन होते हैं। हेलो, ठीक है, एजेंट पे डिपेंड करता है उसने स्किल एंड लेबर अप्लाई किया था क्या, नहीं किया था तो ये भी इधर रह जाएगा। तो आपसे पूछा है कि आपको आज तक समझना नहीं होगा ये पॉइंट, जैसा मुझे लगता है। अगर आपने कहीं भी रेगुलर क्लास सीखा, जनरल लीन पर्टिकुलर लीन में बच्चों को बहुत डाउट होता है, राइट? तो मैं हेयर बाय क्लैरिफाई कर रहा हूं। अगर आपने स्किल एंड लेबर अप्लाई किया और पैसा नहीं मिला और आपने जब्त कर लिया, ये कौन सा लीन है? जनरल लीन। अगर आपने स्किल एंड लेबर अप्लाई नहीं किया लेकिन राइट ऑफ लीन है आपके पास में, तो वो हो जाएगा जनरल लीन। ओके एवरीवन, तो अगर आपने पैसा पे नहीं किया, किसको? बेली को, तो बेली चाहे तो लीन कर सकता है। देखो नीचे वो एग्जांपल देखा था जिसको मैंने स्टार्ट किया था, वो एग्जांपल यहां पे आ गया। मिस्टर धन्ना से डिलीवर्स अ रफ ब्लू सफायर टू ज्वेलर टू बी कट एंड पॉलिश। ज्वेलर कैरीज आउट द जॉब अकॉर्डिंगली। हेलो, बट उसने पैसा पे नहीं किया, तो क्या वो लीन कर सकता है? यस। कौन सा लीन? लीन को बोलते हैं याद रखना राइट टू रिटेन, राइट टू रिटेन, रिटेन गुड्स इन हिज पोजेशन, राइट टू रिटेन गुड्स। ओके, ये कौन सी लीन है? अगर पूछ लिया तो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, ठीक है। अब आते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स।
इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको लेके चलूंगा बचपन पे, सीए फाउंडेशन की दुनिया में। ओके, फाइंडर ऑफ गुड्स। रेडी एवरीवन? तो पहली बात मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, अननेसेसरी, वैसे उसको बढ़िया एग्जांपल समझाता था आपको। अच्छा, नॉट वेस्टिंग टाइम, तो आपका टाइम की कीमत ज्यादा है, राइट? बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपको रास्ते में कोई गुड्स पड़ा हुआ मिला, हेलो, ये कहीं भी कोई गुड्स पड़ा हुआ मिला, ठीक है, तो पहली बात तो आप गुड्स को यूज नहीं कर सकते एज पर योर विल्स एंड विशेस, क्योंकि वो गुड्स आपका है ही नहीं। हम मानते हैं फाइंडर ऑफ गुड, हेलो, इज लाइक अ बेली ऑफ गुड्स। हेलो, और जैसा आपको पता है कि बेली ऑफ गुड्स के कुछ ड्यूटीज होते हैं, याद है क्या? वो सारी ड्यूटीज आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या क्या ड्यूटीज है? रीजनेबल केयर लेना पड़ेगा, सारे, ठीक। इनकंसेंट यूज नहीं कर, इनकंसेंट तो खैर म्यूचुअल एग्री किया नहीं, वो मैटर नहीं करता। हाँ, फिर बोलते हो तो ठीक है, पहली ड्यूटी क्या कि रीजनेबल केयर लेना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही? सेकंड था इनकंसिस्टेंट वाला, हो तो आपने म्यूचुअली एग्री किया नहीं तो वो छोड़ दो, ठीक है। नंबर 3, नॉट टू मिक्स गुड विथ ओन गुड्स, और बोलो, रिटर्न करना पड़ेगा जब, कब मिलेगा? ट्रू ओनर मिलेगा। हाँ, एक्रीशन डिलीवर करना पड़ेगा, समझा क्या? तो ये पहले तो एमसीक्यू, ये तो पूरा एमसीक्यू आ गया कि ओनर ऑफ गुड्स इज, फाइंडर ऑफ गुड्स इज लाइक अ डिलीवरी ऑफ गुड्स। हम मानते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने रिजनेबल केयर लेना है, ये सारी ड्यूटीज फुलफिल करना है, और जब भी ट्रू ओनर मिलेगा आपने गुड्स को क्या करना है? रिटर्न करना है। जमा क्या? समझा क्या? अब राइट्स में देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहला है यू हैव राइट इन रेम अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्ट ट्रू ओनर। इसमें मैं एग्जांपल लिख देता हूं पहले। वॉलेट फाउंड इन मॉल, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और फिर बताता हूं मैं क्या बता रहा हूं आपको। रेडी गाइस? राइट इन रेम अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा या आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, तो राइट इन रेम मतलब ओनरशिप वाला हक होता है जो किसी गुड्स के अगेंस्ट में मिलता है। जैसे ये बॉटल मेरी है, हेलो, ये बॉटल दिखेंगी नहीं आपको, हाँ नहीं दिखेंगे, ग्रीन कलर का बॉटल है वो, तो पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी है ना, ग्रीन पे ग्रीन मर्ज हो जाता है। अभी थोड़ा सा देखना मेरे मुंह के ऊपर आएगा तो हल्का सा, ओके। तो ये बॉटल मेरी है, समझा क्या? नहीं, ग्रीन कलर का। अरे पीछे ग्रीन स्क्रीन है ना, मैं आज तक अपनी नोटिस किया मैंने कभी ग्रीन टी शर्ट नहीं पहनी। तो ग्रीन टी शर्ट में ऐसा कुछ, ऐसा अंदर का कुछ दिखने वाला नहीं है। ग्रीन टी शर्ट में बस आर पार दिखेंगे, पीछे का दिखेंगे, मेरा सिर्फ मुंह दिखेगा और हाथ दिखेंगे, जहां जहां ग्रीन कपड़े नहीं होंगे। ओके एवरीबॉडी, मैं बता रहा हूं आपको, चलो फोकस करो। तो पॉइंट क्या है? राइट इन रेम मतलब होता है ओनरशिप वाला राइट। जो राइट ओनर को मिलते हैं गुड्स के अगेंस्ट में, वो सारे राइट्स किसको मिलते हैं? फाइंडर ऑफ गुड्स को, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में, एक्सेप्ट ट्रू ओनर। जैसे ये बॉटल मेरी है, हेलो, ये बॉटल को मैं फेंकू, तोड़ू, मतलब रीजनेबल केयर तो देना पड़ेगा। डन, बेचू, यूज करूं, नहीं करूं, कहां रखूं, ये मेरे, मैं इसका ओनर हूं, आई कैन डिसाइड इट, राइट? हुआ क्या? ये मॉल वाला एग्जांपल सुन लो, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है। मुझे मॉल में एक वॉलेट गिरा मिला, ठीक है, तो एम आई फाइंडर ऑफ गुड? मॉल में ना एक लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होता है,
मैंने जाके उनको बोला भाई वॉलेट किसका गिरा हुआ मिला, कोई आएगा मांगते हुए दे देना आपको, ठीक है। फिर मैं शॉपिंग करने चले गया अपने वाइफ के साथ में। आपको पता ही है वाइफ के शॉपिंग करने का मतलब 5-6 घंटे लग गए लड़कियों का शॉपिंग करने का मतलब 5-6 घंटे लग जाते हैं। हेलो, तो 5-6 घंटे शॉपिंग करेगा, मैं बोला एक बार मालूम तो करता हूँ यार वॉलेट वाला मिला कि नहीं मिला। तो मैं गया लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में वापस, बोलो वॉलेट मिला, वॉलेट वाला मिला क्या, कोई आया क्या? बोले सर नहीं आया। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो, ठीक है, मैं ढूंढ के दे दूंगा उसे। मॉल वाले बोले आपको मुझे देखे दिए, ठीक है, मॉल में मिला, आपने हमको ला के दे दिया, हम दे देंगे उसे। मैं बोला आप मुझे दो, ठीक है, मैं देख लूंगा किसका वॉलेट है क्या है, मैं फोन करके बात कर लूंगा। हेलो, तो वॉलेट मेरे पास रहना चाहिए कि उनके पास रहना चाहिए? अगर वो वॉलेट मेरा होता तो किसके पास रहता? मेरे पास रहता। हेलो, तो रहना भी किसके पास चाहिए? मेरे पास। क्यों? मैंने आपको वही बोला ना कि फाइंड आउट गुड को राइट इन मिलता है, लाइक इफ ही इज अ ओनर। बाकी सारे राइट्स उसके होते हैं ओनर वाले मिलते हैं, एक्सेप्ट टू ओनर, मतलब टू पूरे वर्ल्ड में कोई मांगेगा उसे देना पड़ेगा। हाँ सॉरी, पूरे वर्ल्ड में कोई मांगेगा उसे देने की जरूरत नहीं है, बट अगर ट्रू ओनर मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा। समझा सभी लोग? ये होगा फर्स्ट राइट, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट राइट है एवरीवन कि क्या वो रीसेल कर सकता है गुड्स को, यानी बेच सकता है गुड्स को। यहां पर सीएफ ऑप्शन में पढ़ा था, अगर हाँ अगर गुड्स का 2/3 एक्सपेंस आप इंकर कर चुके हो, उसके ऊपर गुड्स की वैल्यू का 2/3 एक्सपेंस, वैल्यू का 2/3 एक्सपेंस आप उस पर इंकर कर चुके हैं। हेलो, या गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, पेरिशेबल, पेरिशेबल स्पेलिंग क्या है? पेरिशेबल, पेरिशेबल। ओके एवरीवन, और वो अबाउट टू पेरिश है, अबाउट टू पेरिश है। इन दोनों से कोई भी खर्च वो होता है, प्लस अगर ट्रू ओनर कैन नॉट बी फाउंड, ये भी जरूरी है। अगर ट्रू ओनर नहीं मिल रहा और आप अगर 2/3 खर्चा कर चुके हो, हेलो हेलो, ठीक है, तो आप गुड्स को सेल कर सकते हो, बट ये रीसेल करते हुए जो भी क्या आएगा, रिसीट आएगा, उसमें से आप अपने खर्चे को माइनस करके आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा। किसको? अगर मिल गया तो। डन? नंबर 3, इफ ट्रू ओनर फाउंड, अगर ट्रू ओनर मिल गया, ठीक है, तो आपके पास राइट है जितना भी आपने नेसेसरी खर्चा किया है, नेसेसरी, फालतू का नहीं, राइट, और उसके लिए आप चाहो तो स्यू कर सकते, सॉरी स्यू नहीं कर सकते, लीन कर सकते हो। जितना भी नेसेसरी खर्चा हुआ, ठीक है, वो क्लेम करने के लिए आप स्यू नहीं कर सकते, लीन कर सकते हो। नंबर 2, अगर उसने रिवॉर्ड घोषित किया हुआ है कि जो गुड्स को लेके आएगा उसे इतना मिलेगा, हेलो, तो राइट टू क्लेम रिवॉर्ड अनाउंस्ड, उसके लिए, वो रिवॉर्ड के लिए अगर नहीं दिया तो आप स्यू कर सकते हो, आप लीन नहीं कर सकते। समझा क्या? उल्टा, नेसेसरी खर्चा क्लेम करने के लिए आप लीन कर सकते हो, स्यू नहीं कर सकते। क्योंकि आप क्लेम किससे कर रहे हो? जो ओनर खुद है तब उसके खिलाफ स्यू नहीं कर सकते, आप लीन कर सकते हो। ओनर के खिलाफ स्यू कर रहे हो उसके गुड्स को रखने के लिए, नेसेसरी खर्चा के लिए। समझा क्या? लेकिन अगर उसने कोई रिवॉर्ड घोषित किया है तो वो तो अलग से उसने ये किया है ना, ठीक है,
तो उसके लिए आप स्यू कर सकते हो, आप लीन नहीं करते। थ्योरी क्वेश्चन आया या एमसीक्यू कुछ भी आ गया दो में से, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो इतना। क्यों क्लियर क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा तुम्हारा नेटवर्क गया हुआ है, बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, ये सेकंड पार्ट। तो थ्योरी क्वेश्चन इस पे आ सकता है, राइट? ये टी क्यूब बी है और ये सेम पॉइंट में यहां पे भी लिखा है, तो टी क्यूब बी। अभी तक फर्स्ट चीज जिसमें थ्योरी क्वेश्चन आता था हमने वो देख लिया, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे थे। डन एवरीवन? चैप्टर का नाम क्या है? बेलमेंट एंड प्लेज। वी आर डन विद बेलमेंट। अभी हम क्या देखेंगे? प्लेज। याद रखना प्लेज भी एक टाइप ऑफ बेलमेंट ही है, मतलब बट ऐसा बेलमेंट है जहां पे पर्पस क्या है, देखो ये भी बेलमेंट ही है, बट ऐसा बेलमेंट है जहां पर्पस है आपने गुड्स रखा है एज सिक्योरिटी। समझा क्या? तो अगर आपने गुड्स को डिलीवर किया है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, यानी गिरवी रखा हुआ है, समझा क्या? तो उसे क्या बोलेंगे? प्लेज। तो प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, ठीक है, जहां पे आपने गुड्स रखा हुआ है एज सिक्योरिटी। समझा क्या? तो यहां पे जो पार्टीज के नाम होते हैं, बेलर को बोलते हैं पॉनर, यानी जिसने प्लेज किया उसे क्या बोलते हैं? पॉनर। और जिसको प्लेज किया हुआ है उसे बोलते हैं पॉनी। क्लियर गाइस? जिसने गुड्स दिए, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखो नीचे वाला, मैंने ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन लिया है, राइट? तो देने वाला कौन? मैं हूं, मैं हो गया पॉनर और बैंक हो गया यहां पे पॉनी। क्लियर सभी लोग? ठीक है, एक बात याद रखना, बेसिकली पॉनर और पॉनी के ड्यूटीज एंड राइट्स सेम होंगे सारे, लाइक बेलर एंड बेली। क्लियर? जो अलग है हम मेजरली वो डिस्कस करेंगे अभी। वैसे ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली सारी ड्यूटीज वो रहेंगे पॉनर और पॉनी के, ठीक है। जो अलग है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, राइट गाइस? देखो दिस राइट्स ऑफ पॉनी। पॉनी कौन हो गया? प्लेजी, यानी बैंक या जो भी लेंडर होगा। हेलो, वो ना सिर्फ गुड्स को रिटेन कर सकता है, मतलब लीन कर सकता है फॉर मनी ड्यू, हेलो, बल्कि अगर इंटरेस्ट भी पे नहीं किया तो उसके लिए भी लीन कर सकता है वो, और उसने जो भी नेसेसरी खर्चे किए होंगे गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे आपने अगर ज्वेलरी दिया है तो ज्वेलरी को सिक्योर संभाल के रखना पड़ेगा लॉकर वॉकर में, ठीक है। आपने घोड़ा उड़ा या कोई लाइफ स्टॉक दिया तो उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो वो नेसेसरी खर्चा जो किया है उसके लिए भी क्या कर सकता है? वो लीन करता है। इन शॉर्ट, जब तक आप उसका पैसा पे नहीं करते, इंटरेस्ट पे नहीं करते, और उसने जो भी नेसेसरी खर्चा किया है वो पे नहीं करते, वो गुड्स को लीन कर सकता है। डन? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर PQ MCQ, ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन देख लो। Mr. Avinash wanted a loan for expanding his business from ABC Bank. Mr. Avinash has pledged the stock of his business to obtain the loan from bank, right? However, the expansion of business did not reap the desired result, and Mr. Avinash was not able to repay the loan. Now, ABC Bank wants to retain the stock for adjustment of their loan. क्या वो stock को retain कर सकता है? Advise ABC Bank whether they can retain the stock for adjustment. Yes, वो retain कर सकता है। किस किस के लिए? देखो लिखा हुआ भी है,
लोन के लिए, इंटरेस्ट के लिए, सही है ना? तो वो किस किस लिए कर सकता है? वो लोन के लिए भी कर सकता है, इंटरेस्ट के लिए भी कर सकता है, और आगे बताओ नंबर 3, कोई नेसेसरी खर्चा किया होगा। नेसेसरी खर्चा के साथ में ये पूरा लिखना, गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, ओके? उसके लिए भी वो कर सकता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, दिस इज इंटरेस्टिंग। रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स। The party shall not retain the goods pledged for any debt or promise of other than debt or promise for which they are pledged. But such contracts shall be presumed in regard to subsequent advance made by the party. Normally जिस चीज के लिए लोन दिया है उसी के लिए रिटेन करेगा, हेलो, बट उसी के लिए अगर और कोई डेट दिया हुआ है, जैसे आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके? ये बोलता है लीन ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर द सब्सिक्वेंट डेट्स एज वेल। जैसे आपने लोन ए दिया, लोन ए दिया कितना, 5 लाख रुपए का, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी, हेलो। अब वो पार्टी टाइमली रिपे करना है, राइट? अगर उसी पार्टी को आपने लोन बी भी दे दिया, ये होगा आपका सब्सिक्वेंट एडवांस, कितने का, 1 लाख रुपए का। तो हम ये मान लेते हैं, भली बोला नहीं गया है, हम मान लेते हैं कि ज्वेलरी जो है वो उसके लिए भी क्या हो गई, प्लेज हो गई। कौन से लोन के लिए? लोन बी के लिए, भले ही बोला हुआ नहीं गया हो फिर भी डीम्ड है। समझा क्या गाइस? ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ू, अगर उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा भी किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा भी किया है गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है? जैसे आप मान के चलो कि मैंने अपना घोड़ा गिरवी गया रखा है, राइट? अब घोड़े को जिंदा रखने के लिए नेसेसरी खर्चा क्या है, खाना पीना, हेलो। बट घोड़ा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में लेके आना पड़ा, ये क्या होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे के लिए भी क्या कर सकता है, हेलो? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा भी क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। बट ये रिकवर करने के लिए स्यू कर सकता है, लीन नहीं कर सकता। क्या है पॉइंट, याद आएगा? नाउ लास्ट पॉइंट, राइट्स वेयर पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट, मतलब उसने पैसा पे नहीं किया, तो इसके पास 2 राइट है। नंबर 1, वो स्यू कर सकता है, हेलो, और वो रीसेल कर सकता है। समझा क्या? अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर वो सेल कर रहा है, रीसेल कर रहा है मतलब सेल कर रहा है, ठीक है? सपोज 1 लाख का गुड्स है, कितने का है, 1 लाख का। इफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल अमाउंट इज लेस देन अमाउंट ड्यू, यानी सपोज इस केस में एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, 1 लाख गुड्स वाला है, ठीक है? और उसने सेल किया सपोज 80,000 रुपए में, तो भाई उसे 20,000 का लॉस हुआ ना। और लॉस तो इसलिए हुआ क्योंकि तूने पैसा पे नहीं किया, मुझे बाहर बेचना पड़ा मार्केट में, हेलो, और 20,000 का लॉस हुआ, तो वो रिकवर कर सकता है, किससे, ओनर से। समझा? बैंक अगर बेच रहा है, ठीक है, उससे 80,000 रुपए मिले, तो बैंक को तुमसे 1 लाख रुपए लेने थे, बेच के 80 मिले, तो 20 का नुकसान तुम्हारे कारण हुआ ना, क्योंकि तुमने पैसा पे नहीं किया टाइम लिए, तो तुमसे वो 20,000 रुपए रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने 1.2 लाख में बेचा, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में बेचा, हेलो, ठीक है, तो जो सरप्लस है, हेलो, क्या है, ओनर को मिल जाएगा। समझा सभी को? आगे बढ़े तो देखो, स्पेशल 3-4 पॉइंट बताया मैंने। नंबर 1, जब तक प्लेज गुड्स का पैसा, इंटरेस्ट, नेसेसरी खर्चा नहीं मिलता, वो गुड्स को लीन कर सकता है, ठीक है? अगर आपने
वो गुड्स के सब्सिक्वेंट डेट्स दिया तो ऑटोमेटिकली पुराना वाला इस पे भी चार्ज हो जाएगा, इस पे भी ये हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। ओके, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा भी कुछ करा तो उसके लिए वो स्यू करता है, लीन नहीं कर सकता। और वो अगर आप पैसा पे नहीं करे तो स्यू कर सकता है, रीसेल कर सकता है, राइट। बट किस केस में लीन भी कर सकता है, लीन तो है ही, जब तो पैसा नहीं मिलता लीन कर सकता है। बट अगर पैसा पे ही नहीं कर रहा हो तो फिर वो क्या करता है, स्यू करता है और रीसेल करता है। ओके, आगे बढ़े। राइट्स ऑफ पॉनर, राइट टू रिडीम द गुड्स प्लेज। रिडीम मतलब गुड्स को वापस ले लेगा पूरा पैसा पे करने के बाद। एनफोर्स पॉनीज ड्यूटी, रिसीव एनी एक्रीशन, राइट टू रिसीव नोटिस फॉर सेल। अगर सामने वाला सेल कर रहा है तो उसने नोटिस देना चाहिए, सब सी है। आगे बढ़े, कौन सा इंटरेस्टिंग है। ओके, अब आते हैं इस पे प्लेज बाय नॉन ओनर। या तो इससे पूरा थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा कि कब कब नॉन ओनर्स प्लेज कर सकते हैं, राइट। या किसी सिंगल पॉइंट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। लास्ट कंसेप्ट, डन एवरीवन, शैल वी, हेलो, ठीक है। प्लेज बाय नॉन ओनर, नॉर्मली बच्चों ओनर को ही प्लेज करने का हक है। तो अगर मैं ओनर हूं गुड्स का, हेलो, तो मैं किसी के पास में गिरवी रख सकता हूं। हम बात कर रहे हैं कब कब इवन नॉन ओनर भी प्लेज को कर सकता है, राइट। जैसे फर्स्ट पॉइंट है एजेंट। क्या एजेंट खुद ओनर है? एजेंट ओनर होता है कि प्रिंसिपल ओनर होता है? बट क्या एजेंट प्लेज कर सकता है? द आंसर इज यस। ओके एवरीवन, हेलो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा याद करने के लिए, आपको पहले हर एक पॉइंट समझते जाऊं। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट खुद ओनर नहीं है बट वो क्या कर सकता है, प्लेज कर सकता है। कब कब, कुछ कंडीशन है। अगर गुड्स के पोजीशन में थे, उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, एंड पॉनी एक्टेड इन गुड फेथ, यानी उसे पता नहीं था कि उसके पास राइट है या नहीं है। ओके, तो उसका राइट नहीं भी है प्लेज करने का, फिर भी उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्लेज कर दिया, तो प्लेज वैलिड माना जाएगा अगर पॉनी को पता नहीं था कि उसका राइट है। ओके एवरीवन, तो ये तीन कंडीशंस है। मैंने जो अंडरलाइन किया वो पॉइंट ही कंडीशंस में याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके एवरीवन, नंबर 2, प्लेज अ पर्सन इन पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये पॉइंट देखो बच्चों को समझता है जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आप सबने पढ़ा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सीए फाउंडेशन ने पढ़ा है। वॉइडेबल का मतलब होता है सामने वाला वैलिड भी कर सकता है या वॉइड भी कर सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा उसमें कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। कुछ ज्यादा है क्या? ठीक है, आराम से ध्यान से सुनना ये पॉइंट को, ये मस्त वाला पॉइंट है। यस, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं, 15, 16, 17, 18, 19 पे 15 क्वेश्चन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, यस, 17 फ्रॉड का खतरा। ओके एवरीवन, देखो ए से बी ने गुड्स लिया फ्रॉड करके। अब फ्रॉड किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए, एग्रीड पार्टी। वॉइडेबल मतलब वो वैलिड भी कर सकता है, रिटर्न दे सकता है, या उसे वॉइड भी कर सकता है, बट ये उसे करना पड़ेगा विद इन रीजनेबल टाइम। माय क्वेश्चन इज वॉइड करने के पहले, क्या बोला, बिफोर मेकिंग वॉइड। अगर बी ने प्लेज कर दिया किसके पास, सी के पास, तो पॉइंट समझो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जब तक आप वॉइड नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, अरे समझा क्या। और वॉइड करने के पहले अगर बी ने प्लेज कर दिया किसके पास, सी के पास, तो ये प्लेज क्या हो जाएगा, वैलिड। यही पॉइंट है। तो भले आप गुड्स को परचेस कर रहे हो अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो आप 100% ओनर नहीं हो, क्योंकि अगर उसने गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया, हेलो, तो आपको गुड्स को वापस करने पड़ेंगे।
बट अगर वॉइड करने के पहले आपने क्या कर दिया, प्लेज कर दिया, तो प्लेज क्या हो जाएगा, वैलिड। तो ये वैलिड कब होगा, बिफोर मेकिंग वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसाइंड। रिसाइंडिंग का मतलब होता है वॉइड करने के पहले। समझा क्या? ये देखो, सृष्टि acquired valuable diamond at a very low price by whatever contract. तो whatever contract was not rescinded. देखो दिख रहा है क्वेश्चन में। तो अगर सृष्टि ने प्लेज कर दिया डायमंड को विद बीके, इज द प्लेज वैलिड? द आंसर इज यस। इसके लिए ये लॉ लिखना पड़ेगा ऊपर, ये कंडीशंस लिखने पड़ेंगे और फिर कंक्लूजन, सॉरी यहां पर लिखना पड़ेगा ये लॉ और फिर कंक्लूजन। ओके एवरीवन, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट है पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। क्या बोला? पॉनर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल है फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स का लिमिटेड इंटरेस्ट है ना, वो ट्रू ओनर नहीं है, बट ट्रू ओनर वाले बाकी राइट्स है उसको। हेलो, तो वो चाहे तो कर सकता है प्लेज, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, प्लेज बाय को ओनर। को ओनर मतलब जॉइंट ओनर से। तो जॉइंट ओनर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बाकी ओनर को बिना पूछे भी आप गुड्स को क्या कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड गुड्स आपके पोजीशन में है तो आप बिना पूछे भी कर सकते हो। देखो, अब प्लेज वन ऑफ द सेवरल ओनर हु इज इन पोजीशन, दिख रहा है आपको? तो वन ऑफ द सेवरल ओनर होना चाहिए, गुड्स के पोजीशन में होना चाहिए। विल बी वैलिड इफ डन विद द कंसेंट ऑफ अदर को-ओनर्स एंड पॉली एक्ट इन गुड फेथ। इवन इफ कंसेंट नहीं भी लिया गाइस तो याद रखना प्लेज कर सकते हैं। नॉर्मली तो कंसेंट लेते हैं, प्लेज कर सकते हैं। अगर पॉनी को पता नहीं था कि आपका पास वो अथॉरिटी नहीं थी, आपने बाकी लोगों से पूछा नहीं। ओके, नेक्स्ट, प्लेज बाय सेल वैलिड रहेगा। सेकेंड एंगल में भी वैलिड रहेगा। कंसेंट लो नहीं लो वैलिड रहेगा, बस सामने को मालूम नहीं होना चाहिए कि आपका राइट नहीं है। नेक्स्ट, प्लेज बाय सेलर और बायर इन द पोजीशन। मतलब अगर सेलर ओनर नहीं है बट गुड्स उसके पोजीशन में, समझा क्या? या बायर भी को भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है अभी तक बट गुड्स उसके पोजीशन में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं। ओके एवरीवन, जिसके पोजीशन में पूछ रहा है, अगर बायर सेलर है, ठीक है, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, हेलो, पर सपोज बायर ने अब तक पैसा पे नहीं किया, सेलर के पास गुड्स पड़े हुए हैं, तो सेलर क्या करता है, ठीक है, प्लेज कर सकता है। सेम एज बायर ओनर नहीं है बट गुड्स उसको ट्रांसफर हो चुकी है, भले अब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो भी वो कर सकता है। यस, ओके एवरीवन, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। जिस पे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली वो डालता हूँ मैं, राइट? एजेंट पे क्वेश्चन आ चुका है पास में, व्हाटएवर कॉन्टैक्ट पे आ चुका है, इन सब पे नहीं आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा आपको दिख ही रहा है ना, कि कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, कॉर्नर में जैसा क्वेश्चन क्या आएगा कि वो उसके पोजीशन में था, प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में थी, बाकी ओनर से बिना पूछे उसने अगर सेल कर दिया, प्लेज कर दिया, तो क्या प्राइस वैलिड रहेगा? आंसर विल बी यस। तो भी तो लाइबल नहीं, प्लेज वैलिड है कि नहीं ये क्वेश्चन आएगा ना। प्लेज के ऊपर क्वेश्चन, तो प्लेज वैलिड है कि नहीं ये क्वेश्चन आएगा ना। तो एजेंट के लिए 3 कंडीशन देंगी। नंबर 1, गुड्स के पोजीशन में थे, उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर दिया, अगर पॉनी को पता भी नहीं है उसका राइट है कि नहीं है, हेलो, तो प्लेज वैलिड रहेगा। कुछ गड़बड़ी होंगी तो फिर एजेंट पे करेगा, किसको? प्रिंसिपल को। समझा क्या? ठीक है, तो देखो, अगर इस पर थ्योरी क्वेश्चन आता है, देखना याद कर, निमोनिक है ए यू डन। रुको मैं इसको लिखवा के देता हूं। कब कब नॉन ओनर्स प्लेज कर सकते हैं? डन, AU EFG
AUEFGHIJ। क्लियर? तो एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखा रहा हूं, AUEFGHIJ। ए से अगर आप एजेंट हो, याद आया? यू से आप अगर अनपेड सेलर हो, सेलर वाला पॉइंट कवर हो गया, ठीक है। ई से एस्टॉपल। और एस्टॉपल पॉइंट यहां पर लिखा नहीं, लेकिन बेसिक वही है कि अगर आप ओनर नहीं हो लेकिन आपने थर्ड पार्टी को बताया कि आप क्या हो, ओनर हो, ओके। बट एक काम करते हैं, ये अपन क्योंकि लिखा हुआ नहीं स्पेसिफिकली, इसको ई से हटा के एफजी से चालू करते हैं, राइट। एफजी से है फाइंडर ऑफ गुड्स, इसके बोलते हैं पॉनी विथ लिमिटेड इंटरेस्ट। कुछ ज्यादा है क्या? एच से है होल्डिंग अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो देख चुके हम लोग। आई से है इंसॉल्वेंट। अगर पार्टी इंसॉल्वेंट है तो आपको बताऊंगा उससे गुड्स ट्रांसफर होते हैं टू ऑफिशियल रिसीवर, तो ऑफिशियल रिसीवर चाहे तो प्लेज कर सकता है, ओके। और जे से है जॉइंट ओनर, मतलब को ओनर। स्क्रीनशॉट ले लो। तो सेकंड थ्योरी क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आ सकता है, पहला वाला था फाइंडर ऑफ गुड्स, सेकंड है कब कब नॉन ओनर प्लेज कर सकता है। ओके एवरीवन, अब लास्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन बिलमेंट एंड प्लेज। ये थर्ड थ्योरी क्वेश्चन जो इस कंसेप्ट पे आ सकता है। आगे बढ़े क्या? सबको याद है आरटीपीसीआर टेस्ट, कोविड। हेलो, आरटीपीसीआर टेस्ट कराते थे ना सब लोग? अरे कोविड में आरटीपीसीआर टेस्ट होती थी ना पहले, वो टेस्ट। कैसे नालायक हो, इतना फेमस वर्ड था आरटीपीसीआर टेस्ट, अलग अलग दुनिया में थे तुम लोग, है ना। उस टेस्ट को बोलते थे आरटीपीसीआर टेस्ट, ठीक है। हाँ, वो नाक में डालते हैं, वो बोला टंग में डालते हैं फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आरटीपीसीआर टेस्ट। शुरू करूं? तो आरटीपीसीआर से क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? सी से आगे अपना कंसिडरेशन, पी से आगे अपना पर्पस। दो आर है, एक है राइट टू सेल और एक है राइट टू यूज। लास्ट पॉइंट क्या बचा? टी। टी से कुछ तो और था, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर, एक सेकेंड ना। इंडेमिनिटी गारंटी हो गया, आरटीपीसीआर।
पी से पार्टीज भी डाल सकते हैं अपन। यूर कंसिडरेशन, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। आर टी टी से क्या लिख सकते हैं? अरे टर्म्स आपने कल तो बोला हुआ है, लेकिन टर्म्स के अंदर क्या लिखा हुआ है समझना क्या? तो वो मजेदार पॉइंट नहीं है। टी से कुछ जबरदस्त करना पड़ेगा। ये तो बेसिकली पार्टीज हो जाएगा। जरा सही कर तो ये क्या हो जाएगा? पार्टीज। और पी और एक कर लो इसमें, तो ये जरा काम कर देगा। डन। आर से क्या था वो, टी से क्या था वो याद नहीं आ रहा। एक काम कर सकते हो टी से, चलो तो इसका निमोनिक पहले कर लो। एम मीनिंग आरटीपीसीआर, ठीक है। पी को डाल दो 2, एक है पर्पस और एक है पार्टीज। टी से है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बिलमेंट में फॉर एनी पर्पस कर रहे थे, जुगाड़ कर रहे थे। और बिलमेंट प्लेज में ओनली एज सिक्योरिटी कर लेते हैं, कुछ जुगाड़ हो जाएगा। ओके, तो फिर आपको 2 पी करने की जरूरत नहीं है, पी एक ही कर दो। इसको कर दो टी, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, राइट, फॉर एनी पर्पस और फॉर सिक्योरिटी। डन एवरीवन? देखिए, तो मीनिंग में आपको डेफिनेशन लिखनी है। आगे बढ़ू। आर से पहला है राइट टू सेल द गुड्स। क्या वो गुड्स को सेल कर सकता है? फर्स्ट पॉइंट क्या देखा अपने? बेलमैन। क्या बेली गुड्स को सेल कर सकता है? द आंसर इज नो। बेली गुड्स को सेल नहीं कर सकता, एडवर्स टाइटल नहीं लगा सकता। पॉनी सेल कर सकता है, बेली सेल नहीं करता। तो इतना लिख दो और बाकी हटा दो, ठीक है, इजी कर रहा हूं आपको। और पॉनी हैज राइट टू सेल द गुड्स। कब? जब, ठीक है, पैसा पे नहीं हो रहा, याद है क्या? हाँ, ठीक है। सेकेंड, आई राइट टू यूज द गुड्स, यह उल्टा हो गया। पॉनी बिलिंग कैसे आप यूज कर सकते हो गुड्स को एज पर कॉन्ट्रैक्ट, बट जिसका आपने गिरवी रखा है वो गुड्स को यूज नहीं कर रहे। डन एवरीवन? तो पहला आर हो गया। टी देख लिया अपन ने। पी से है पार्टीज। यहां जो पार्टीज होती है उसे बोलते हैं बेलर और बेली। यहां जो पार्टीज होती है उसे बोलते हैं पॉनर और पॉनी। सी से कंसेशन। हमने देखा था कंसेशन बिलमेंट में कंपलसरी नहीं है, बट यहां पे कंसेशन होना चाहिए। लास्ट आर से राइट टू यूज हो गया अपना। ओके, मीनिंग आरटीपीसीआर। इस पर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, आने की चांसेस भी है, लेकिन बिल्कुल पूछ सकता है। और ये अपने ऊपर ट्रांसफर पोजीशन ऊपर टी डाल के कर दिया उसको। ओके बच्चा बाड़ी, यहां पे अपना कंप्लीट हो गया बिलमेंट प्लेज। ये है कुछ एमसीक्यूज जो आज आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। और सॉल्व करने के खुद से सॉल्व कर दो, आपको समझेगा। रिवाइज करके सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर। ओके एवरीवन, ठीक है। तो कल आप लोगों की टेस्ट है। हेलो, कल है ना कंपनी लॉ के टेस्ट है कल आप लोगों के। इसे क्या, बस अपना एक टॉपिक बचा देगा, क्या है? एजेंसी। या तो मैं कल लूंगा या परसों लूंगा, बस, ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। पढ़ाई करो अच्छी।